नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 8 हमारा अतीत का ये 8वां लेसन, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। देखिए, इससे पहले वाले चैप्टरों के अंदर हमने इस किताब के अंदर काफ़ी कुछ अध्ययन किया है, जिसमें ये हमने जाना कि किस प्रकार अंग्रेज़ी कंपनी स्थापित हुई और भारत में धीरे धीरे व्यापार करने आई और कब्जा कर लिया और रियासतों का अधिग्रहण किया। उसके बाद नए कानून बनाए, कई प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत कर दी, जिसके कारण किसानों और आदिवासियों की ज़िंदगी बदलती चली गई। और साथ ही साथ अपने लिए उन्होंने कर्मचारी तैयार करने के लिए 19वीं सदी में शैक्षणिक बदलाव कर दिए। महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद सामने आए, जाति व्यवस्था को चुनौतियां दी गई, सामाजिक और धार्मिक सुधार करने वाले सुधारक भी सामने आए। अंग्रेज़ों के द्वारा किया जा रहा सुधार उनको अपने समाज में हस्तक्षेप लगा। इसके बाद 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद कुछ बदलाव आया और मूल बदलाव ये था कि जो कंपनी शासन चला रही थी भारत का, अब वो सीधे ब्रिटिश सत्ता के हाथों में शासन चला गया। इसके अलावा ब्रिटिश शासन ने यहाँ की हस्तकलाओं का पतन कर दिया और कई उद्योग अपने बनाए और यहाँ भी कुछ उद्योग बाद में पनपने में कामयाब हुए। इस प्रकार की बातें हमने पहले के लेसनों में पढ़ी। कुछ यहाँ विकास भी हुआ, लेकिन भारतीय समूह यहाँ असंतुष्ट था। देखिए, मूल टॉपिक यहाँ आ रहा है राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, इस प्रकार के जो बदलाव आ रहे थे वो लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर रहे थे। वो सवाल ये था कि देश क्या है और किसके लिए है, और इसका जवाब धीरे धीरे उनके सामने आया कि भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यानी चाहे किसी रंग का हो, किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी भाषा का हो, किसी भी जेंडर का हो, यहाँ रहने वाले हर भारतीय का ये भारत घर है और ये देश, इसके सारे संसाधन, उसकी सारी व्यवस्था उनके लिए है। इस जवाब के साथ उनको ये एहसास भी सामने आ गया कि अंग्रेज़ भारत के संसाधनों का और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी है उस पर कब्जा कर रहे हुए हैं। यानी भारतीय जो संसाधन है और भारतीय जनता है, उनकी ज़िंदगी पर अंग्रेज़ों ने केवल कब्जा कर रखा है। और जब तक ये कब्जा ख़त्म नहीं होता, अंग्रेज़ों का नियंत्रण समाप्त नहीं होता, तो भारत है वो भारतीयों का नहीं हो सकता। ये उनके दिमाग में आ गई और ये चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि 1857 की क्रांति हो चुकी थी। उसके बाद देखिए कई संगठन है वो सामने आए। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में ये चेतना और भी गहरी हो गई। ठीक है, इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील के या अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथ में थी, क्योंकि इस समय अंग्रेज़ों ने अपने लिए कर्मचारी तैयार करने के लिए लोगों को अंग्रेजी शिक्षित किया और अंग्रेजी शिक्षित होने के बाद ये लोग उनकी बातों को समझने जानने लग गए। तो शुरुआती जो राजनीतिक संगठन है वो ऐसे ही अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के हाथ में आ गई। अब देखिए, जैसे पूना सार्वजनिक सभा है उसका गठन हुआ। ये प्रारंभिक सभाओं के अंदर थी जो 1870 के अंदर गठित हुई। ठीक है, और ये एक प्रकार से इस प्रकार की संस्था थी जिसने अंग्रेज़ों और भारतीय जनता के बीच एक मध्यस्थ का काम किया। इसके बाद इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई जो 1876 के लगभग हुई थी, इंडियन एसोसिएशन। और इसी वक्त आगे संस्था बनी मद्रास महाजन सभा। ठीक है, ये 1884 के लगभग सामने आई। तत्पश्चात बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन 1885 में सामने आई और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में सामने आई। तो ये ऐसे थे संगठन जो लोगों को तैयार कर रहे थे और भारतीय और अंग्रेज़ों के बीच एक प्रकार से मध्यस्थ की भूमिका निभाने में काम कर रहे थे।
पूना सार्वजनिक सभा जो एक प्रारंभिक संगठनों में माना गया है, जो 1870 में स्थापित हुआ था, उसके नाम से अगर अपन देखें तो सार्वजनिक का मतलब है सब लोगों का या सब के लिए, सर्व यानी सभी, जनिक यानी लोगों का। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, किसी खास समुदाय या किसी वर्ग का लक्ष्य नहीं है। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो, यानी जो लोग जनता के लिए प्रयास कर रहे थे वो जनता को संप्रभु बनाने का प्रयास कर रहे थे। संप्रभु यानी ऐसे लोग जो बाहरी हस्तक्षेप से रहित हों या जिनका बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो या स्वतंत्र कदम उठाने वाले हों। तो संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व है। ये संगठन इस धारणा पर चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों में फैसला लेने का अधिकार खुद को होना चाहिए, उनको ये आज़ादी होनी चाहिए। 1870-80 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हो गया। देखिए गहरा क्यों हुआ, इसके भी कई कारण थे। 1878 में आर्म एक्ट पारित हुआ। इस आर्म्स एक्ट में क्या था कि भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। यानी भारतीय जो हथियार रखते थे उस हथियार को रखने का अब उनके पास कोई अधिकार नहीं था, ये अधिकार उनका समाप्त कर दिया गया। तो भारतीय बिना हथियारों के हो गए। और उसी साल क्या हुआ, यानी 78 के अंदर ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट सरकार ने पारित कर दिया। अब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है वो भारतीय समाचार पत्रों का मुंह बंद करने वाला एक आदेश था। इसके अंतर्गत ये था कि कोई भी ऐसा अखबार जो अंग्रेज़ों के खिलाफ छापता हो, ठीक है, उसको बंद कराने का ये एक प्रावधान था। यानी कोई भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। इस प्रकार वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारतीय समाचार पत्रों का मुंह बंद करने का प्रयास किया गया। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। कौन सा? इल्बर्ट बिल। यह 1883 की बात है और भारतीय इतिहास के संदर्भ में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसने भारतीयों को भी एकजुट होने का संदेश दिया था। घटना क्या थी कि 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हो गया। इस विधेयक में प्रावधान क्या था? इल्बर्ट बिल में ये प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। यानी पहले ये था कि कोई भी भारतीय न्यायाधीश है वो ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमा चला नहीं सकता, ना उसकी सुनवाई कर सकता है। लेकिन इल्बर्ट बिल ने यह आदेश दे दिया कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय या ब्रिटिश व्यक्ति पर मुकदमा चला सकेंगे, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित हो सके। लेकिन अंग्रेजों ने इसका जबरदस्त विरोध किया और वो ये मान रहे थे कि भारतीय इतने लायक नहीं है जो उनका फैसला कर सके या उनके वो मुकदमे सुन सकें। इस वजह से अंग्रेजी सरकार ने या अंग्रेजी नुमाइंदों ने अपनी ही सरकार का ये विरोध किया और सरकार को ये अध्यादेश या ये आदेश वापस लेना पड़ा। अब भारतीयों के दिमाग में बात समझ आ गई कि अंग्रेज़ों के खुद के खिलाफ यदि कोई फैसला आया, वो कानून उन्होंने एकजुट होकर बंद करवा दिया या उसको वापस कर दिया। तो क्यों ना इसी हिसाब से हम भी मिलजुल कर कोई प्रयास करें तो अपने खिलाफ होने वाले घटनाक्रमों को रोक सकते हैं। कुल मिला के भारतीयों को भी इन्होंने एकजुट होने का एक अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया या अप्रत्यक्ष रूप से संदेश दिया। पढ़े लिखे भारतीयों में एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी। यानी पढ़े लिखे जो भारतीय थे वो एक संगठन की जरूरत महसूस कर रहे थे। परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और भी गहरा कर दिया, क्योंकि इल्बर्ट में जब अंग्रेज एकजुट हुए और इल्बर्ट बिल को खारिज करवा दिया, तब इन शिक्षित भारतीयों को लगा कि हम भी एकजुट होकर कुछ काम कर सकते हैं। तो ये गहरी हो गई बात। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने
72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। इस प्रकार 1885 के अंदर 72 प्रतिनिधियों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सामने आई। संगठन के प्रारंभिक नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर और अन्य प्राय बंबई और कलकत्ता के ही लोग इसमें शामिल थे। नौरोजी एक व्यवसायी थे और प्रचारक थे। प्रचारक यानी ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास का विचार का प्रचार प्रसार करता हो। तो दादा भाई नौरोजी ऐसे विशेष प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के वो सदस्य भी रह चुके थे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अपनी अहम भूमिका अदा की थी। यानी A.O. ह्यूम भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों को निकट लाने का प्रयास किया था। देखिए एक बात यहाँ लिखी गई है ब्लॉक के अंदर, कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी। देखिए जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार में लिखा है, बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और ये हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप में लाभकारी परिणाम को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयबजी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था, यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की एक संस्था है। तो ये थे बदरुद्दीन तैयबजी। साइड में अपने को जो पिक्चर दी गई है वो दादा भाई नौरोजी की है और नौरोजी की एक प्रमुख रचना है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय साधनों का जो शोषण किया जा रहा था उस शोषण की तीखी आलोचना और व्याख्या की है। उभरता हुआ राष्ट्र। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से एक मध्यम मार्गी पार्टी थी। किस प्रकार की पार्टी थी? मध्यम मार्गी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों का ज़्यादा अधिकार दिए जाएं। जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहाँ परिषदों का गठन कर दिया जाए। यानी कांग्रेस हर प्रकार से चाहती थी कि भारतीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शासन सत्ता में भागीदारी मिले। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार से भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की थी कि सिविल सेवा के लिए जो परीक्षा लंदन में होती है वो लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। इस प्रकार कांग्रेस प्रारंभ में संपूर्ण व्यक्तियों के बारे में सोचकर चल रही थी। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि अंग्रेज अपने आप को एक अलग नस्ल का प्राणी मानते थे जिनका भारतीयों के साथ कोई मुकाबला नहीं हो सकता था। ये बात थी। तो इस प्रकार वो एक नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा था, क्योंकि जब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था और अंग्रेज तो आमतौर पर यह मानकर ही चलते थे कि भारतीयों को ऊंचे पदों की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती क्योंकि इस लायक नहीं है। वो भारतीयों को अपने बराबर मानते भी नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज अक्सर अपने भारी भरकम वेतन का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेजते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लग जाएगी। यानी भारतीय लोगों की जब भागीदारी शासन सत्ता में ज़्यादा हो जाएगी, ऊंचे पदों पर उनकी भागीदारी हो जाएगी, तो बड़े अधिकारियों को, अंग्रेज़ों को जो धन मिल रहा है वो बाहर जा रहा है, उसका भी बाहर जाना रुक सकेगा। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए और आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए। यानी आर्म्स एक्ट लगाया गया था कि हथियार रखना बंद है, अब वो निरस्त कराने के लिए कह रहे थे। यानी किसी कानून को समाप्त करना
किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त करना निरस्त होता है। साथ ही साथ भारतीय है वो अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता की भी मांग कर रहे थे, यानी उनको अपने विचार अभिव्यक्त करने का भी पूरा मौका नहीं दिया जा रहा था। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़े हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए, यानी वो गरीब हो गए, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा लगाया गया जो लगान है वो बहुत ज़्यादा था और ब्रिटिश सत्ता के कारण जो स्थिति हो रही है वो दिनों प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। अनाज के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों की यहाँ कमी पैदा होती है, जिसके कारण दाम बढ़ता है। कांग्रेस की ये मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिया जाए ताकि फसल ढंग से हो सके। इसके अलावा कांग्रेस ने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए, क्योंकि वनवासी है उनकी भी मुसीबतें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अंग्रेज़ हैं वो वन प्रशासन के रूप में उनमें हस्तक्षेप ज़्यादा कर रहे थे। तो इस प्रकार पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह के लिए, जमींदारों और उद्योगपतियों के लिए ही नहीं बोल रही थी, बल्कि संपूर्ण वर्गों के लिए वो बोल रही थी। मध्यम मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे, यानी मध्यम मार्गी जो सारे नेता थे वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों का जो अन्यायपूर्ण चरित्र है वो सबके सामने आ जाए। ठीक है, उन्होंने अखबार भी निकाले, उन्होंने लेख लिखे और ये साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा भी की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधियों को भेजा ताकि लोगों को एकजुट किया जा सके। लेकिन मध्यम मार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। ये देखिए प्रारंभिक में लोगों की सोच थी कि अंग्रेज हैं वो स्वतंत्रता और न्याय के समर्थक हैं, इसलिए भारतीयों की जो न्याय संगत मांग होंगी उनको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत करवा देना चाहिए। तो भारतीयों की भावना से अवगत करवाया जाएगा, उसी अनुरूप है उनसे वो कुछ सुविधाएं प्राप्त की जा सकेंगी। आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस बात को लेकर तिलक के साथ आगे बढ़ेंगे। आशा है आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।